प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं सतिंदर पाल सिंह, प्रवक्ता वाणिज्य, गुरु नानक इंटर कॉलेज सहारनपुर, आज आपको कक्षा 10 विषय वाणिज्य अध्याय सहकारी बैंक के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा, समझाने का प्रयत्न करूंगा। सहकारिता से आशय, जब एक निश्चित उद्देश्य आर्थिक उन्नति, निश्चित उद्देश्य इसके अंदर क्या है? आर्थिक उन्नति के लिए आपस में मिलकर कई व्यक्ति साथ साथ कार्य करते हैं, तो इस साथ साथ मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति को हम सहकारिता कहते हैं। अब इसको समझना पड़ेगा, सहकारिता क्या है। सहकारिता से आशय मैंने आपको पहले बताया कि मिलजुल कर कार्य करने से है। एक अकेला साधनहीन व्यक्ति अपनी आर्थिक समस्याओं का हल नहीं खोज सकता। क्यों नहीं खोज सकता? क्योंकि उसे हर मोड़ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे महाजन व साहूकारों के पास जाना पड़ता था। महाजन व साहूकारों के पास जाने पर उसको वहां पर बहुत ज्यादा सताया जाने लगा, परेशान किया जाने लगा। उसके आत्मसम्मान के ऊपर भी बात आ जाती थी। तो इसी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कुछ ग्रामवासियों ने, जो कि उसी क्षेत्र के होते थे, उसी गांव के होते थे, उन्होंने मिलजुल कर एक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य जो था साहूकारों के हाथों से छुटकारा पाना व बैंकिंग व्यवसाय का कार्य आरंभ करना था। तो जब हम किसी निश्चित उद्देश्य के लिए कई व्यक्ति आपस में मिलकर कार्य करते हैं, तो इसी मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति को हम सहकारिता कहते हैं, कोऑपरेशन कहते हैं। और इसका जो मेन संबंध है वह आर्थिक उन्नति है। सहकारिता के सिद्धांत व उसके उद्देश्य। नंबर 1, सहकारिता के सभी सदस्यों के जो अधिकार हैं वो समान होते हैं। समान का मतलब है समानता के साथ कार्य करना, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। सबके जो अधिकार हैं वो एक समान अधिकार के अनुसार कार्य करते हैं। नेक्स्ट, सहकारिता संगठन ऐच्छिक होता है, यानी कि ये जो संगठन है ये ऐच्छिक होता है, अपनी इच्छा से इसके अंदर सदस्य बनाया जाता है। कोई जोर जबरदस्ती कर कर इसके अंतर्गत सदस्य नहीं बना सकता, क्योंकि ये जो संगठन है ये अपनी इच्छा से संगठन बनाया जाता है और अपनी इच्छा से ही इसका सदस्य बना जाता है। नेक्स्ट इज, यह जो संगठन है वह गरीब व निर्बल व्यक्तियों का है, यानी कि गरीब आदमी का, निर्बल व्यक्तियों का है, जो कि एक दूसरे की सहायता के लिए संगठित होते हैं। यानी कि हम जो सभी ने मिलकर एक संगठन बनाया है, मैंने उसके लिए संगठन बनाया है, उसने मेरे लिए संगठन बनाया है, यानी कि सभी मिलकर संगठन बना रहे हैं। और यह जो संगठन है यह गरीब व निर्बल व्यक्तियों का है। नेक्स्ट इज, इसका प्रबंध जो है सभी सदस्यों के द्वारा मिलकर किया जाता है। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई प्रधान नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। इसका जो प्रबंध है सभी सदस्यों के द्वारा मिलकर किया जाता है, समानता के रूप में किया जाता है। यह संगठन जो है लाभ के उद्देश्य के लिए नहीं होता। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है सदस्यों की सेवा, यानी कि आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की सेवा करना। इसमें प्रत्येक व्यक्ति सबके लिए तथा सब व्यक्ति प्रत्येक के लिए कार्य करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति है वो सबके लिए कार्य कर रहा है और सभी मिलकर एक व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। इससे क्या होता है? जिससे आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है। जब हम सभी के लिए कार्य करेंगे तो उससे
हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना आएगी, आत्मनिर्भरता की भावना आएगी, क्योंकि ये जो संगठन है वो सबके साथ मिलजुल कर कार्य करता है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो पूंजीपतियों के शोषण से बचने के लिए है। पूंजीपति कौन होते हैं? पूंजीपति वही महाजन और साहूकार, वही पूंजीपति होते थे, और उन्हीं के शोषण से बचने के लिए सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है कि ताकि इनके शोषण से बचा जा सके, इनकी जो ब्याज दर बहुत अधिक होती है उसके शोषण से बचा जा सके, अपने आत्मसम्मान की रक्षा की जा सके, इनको सताया ना जा सके। इन्हीं शोषणों से बचने के लिए इन्होंने सहकारिता को जन्म दिया। सहकारी बैंक का आशय या सहकारी बैंक का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। सहकारी बैंक से आशय ऐसे व्यक्तियों के संगठन से है जो समानता मैंने आपको पहले भी बताया, जिसके अंदर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, समानता के साथ सभी कार्य को करना, जिसके अंतर्गत सबका अधिकार समान होता है। स्वयं सहायता, यानी कि स्वयं की भी सहायता और औरों की भी सहायता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सभी व्यक्ति एक के लिए और एक व्यक्ति सभी के लिए कार्य करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्वयं सहायता। नेक्स्ट, प्रजातांत्रिक आधार। प्रजातांत्रिक आधार होता है प्रजा, जिस पर कि राज प्रजा का हो, यानी कि प्रजा का राज, तो इसका मतलब सभी का राज। सभी का राज की यानी कि सभी को एक ही समानता के साथ लेकर के चलना, तो इसे हम कहते हैं प्रजातांत्रिक आधार पर सभी के हित के लिए। इसमें किसी एक का हित नहीं है, इसमें हित सभी का है। तो सभी के हित के लिए इकट्ठा होकर, एक संगठन बनाकर इकट्ठा होकर चलना, मिलजुल कर चलना, मिलजुल कर इकट्ठे होकर बैंकिंग व्यवसाय करते हैं। तो इसे मैंने आपको बताया सहकारी बैंक का अर्थ, जिसमें स्वयं सहायता, प्रजातांत्रिक आधार, समानता व आपस में सभी के हित के लिए इकट्ठे होकर बैंकिंग व्यवसाय करना। सर होरेस प्लैंकेट के अनुसार सहकारिता संगठन द्वारा प्रभावपूर्ण बनाई गई आत्म सहायता है। यह वह सहायता है जिसको कि प्रभावपूर्ण बनाया गया, वह इसके अंतर्गत ये आत्म सहायता है, जो मैंने आपको बताया कि सहकारी बैंक का अर्थ, विशेषताएं व इसकी परिभाषा। सहकारी बैंक की विशेषताएं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? इसमें नंबर 1 है सहकारी बैंक की प्रबंध व्यवस्था इसके सदस्यों द्वारा की जाती है। इनका जो सारा प्रबंध है, इनका जो सारा मैनेजमेंट है, ये जो है इनके सदस्यों के द्वारा की जाती है। सदस्यों के द्वारा जब मैनेजमेंट की जाती है, प्रबंध व्यवस्था की जाती है, तो उसके अंतर्गत कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं होता, क्योंकि ये सारी जो प्रबंध व्यवस्था है ये इनके सदस्यों के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट इज, इन बैंकों का प्रमुख उद्देश्य सेवा करना होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इनका उद्देश्य सेवा करना होता है, क्योंकि सभी आदमी एक के लिए और एक आदमी सभी के लिए कार्य करते हैं। तो यह जो है अपने सदस्यों की सेवा करते हैं। इनका जो उद्देश्य है वह सेवा करना है, लाभ कमाना नहीं है। नेक्स्ट, यह बैंक सामूहिक हित के लिए कार्य करते हैं। सामूहिक हित यानी कि सभी का हित। इसके अंदर यह नहीं है कि मेरा हित है और आपका हित नहीं है, और आपका हित है तो मेरा हित नहीं है। सामूहिक हित यानी कि सभी का हित। यह बैंक सामूहिक हित के लिए कार्य करते हैं। इनमें सभी सदस्यों के अधिकार समान होते हैं, सभी एक अधिकार के अनुसार कार्य करते हैं, कोई बड़ा नहीं होता और कोई इसके अंतर्गत छोटा नहीं होता। ये चित्र के द्वारा हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि सभी एक समान होके कार्य कर रहे हैं, ये आपके सामने है। भारत में सहकारी बैंकों के प्रकार, आजकल भारत में मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं, जिनके अंतर्गत नंबर 1 प्राथमिक सहकारी साख समितियां, नंबर 2 केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक,
नंबर 3 राज्य सहकारी बैंक और नंबर 4 भूमि विकास बैंक। तो सबसे पहला जो है प्राथमिक सहकारी साख समितियां, इसका यह लोगो है, यह चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। यह प्राथमिक साख समितियों का लोगो है। नंबर 2 केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक, इसका लोगो यह है जो कि आपके सामने चित्र प्रस्तुत है। नंबर 3 राज्य सहकारी बैंक का यह लोगो है जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक। नंबर 1 प्राथमिक सहकारी साख समितियां, इसके अंदर 2 प्रकार की साख समितियां होती हैं। फर्स्ट इज प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां और नंबर 2 प्राथमिक गैर कृषि सहकारी साख समितियां। प्राथमिक कृषि साख समितियां, इनके जो सदस्य है व इनका जो कार्य क्षेत्र है, कोई भी 10 या 10 से अधिक व्यक्ति मिलकर, जो कि एक ही गांव या क्षेत्र के हों, मिलकर सरकारी समितियां बना सकते हैं, जिनका की पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। और इनकी पूंजी के जो साधन हैं वो प्रवेश शुल्क, अंश पूंजी यानी कि शेयरों के द्वारा, सदस्य व गैर सदस्यों से प्राप्त जमाएं, सदस्यों से प्राप्त जमाएं व जो सदस्य नहीं भी है, जो गैर सदस्य हैं उनसे भी प्राप्त जमाएं व अन्य समितियों की जमाएं केंद्रीय जिला सहकारी बैंकों से लिया गया ऋण, ये इनके पूंजी के साधन है। लाभ का बंटवारा, लाभ का 25% संचित कोषों में, 10% दान पुण्य के कामों में तथा शेष जो है सदस्य के नियमावली के अनुसार बांट दिया जाता है। नेक्स्ट है ऋण नीति। यह समितियां प्राय उत्पादक कार्य के लिए ऋण देती हैं। अब उत्पादक कार्य के अंदर जैसे खाद, बीज, औषधियां, बैल, ट्रैक्टर आदि खरीदने के लिए यह सहकारी साख समितियां ऋण देती हैं। यह सारे कार्य उत्पादक कार्य होते हैं। इसके अंतर्गत अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण दिए जाते हैं। 2 प्रकार के ऋण देते हैं। अल्पकालीन यानी कि थोड़े समय के लिए दिया गया ऋण, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि फसल कटने पर पैसे वापस दे देने, और मध्यकालीन ऋण इससे थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसके अंतर्गत अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण दिए जाते हैं। ऋण जो है व्यक्ति की जमानत पर व भूमि आदि को गिरवी रखकर दिए जाते हैं। प्राथमिक गैर कृषि सहकारी साख समितियां, प्राथमिक सहकारी साख समितियों का दूसरा जो प्रकार है वह है गैर कृषि सहकारी साख समितियां। इनका कार्य क्षेत्र कोई नगर या कस्बा होता है। इनके जो सदस्य होते हैं वह होते हैं कारीगर, मजदूर या दुकानदार होते हैं। और जो ऐसी समितियां होती हैं यह प्राय हमें नगर या शहरों में देखने के लिए मिलती है। अब नंबर 2 केंद्रीय जिला सहकारी बैंक। केंद्रीय जिला सहकारी बैंकों की स्थापना सन 1912 ईस्वी में हुई। इनका उद्देश्य सहकारी साख समितियों की देखभाल करना, उनकी आर्थिक सहायता करना व इनके संगठन को बचाकर रखना, इनके साथ साथ उनका निरीक्षण भी करना व उनको समय समय पर निर्देशित करना कि वो क्या वो करें और क्या वो न करें। तो किसी तहसील, जिला या क्षेत्र की समस्त प्राथमिक साख समितियों के लिए एक केंद्रीय जिला सहकारी बैंक होता है। अब इनका जो कार्य और क्षेत्र है, इनका कार्य क्षेत्र एक जिला होता है, इसी कारण इनको जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं। पूंजी के साधन, जनता से जमा राशि स्वीकार करते हैं, पूंजी अंशों की बिक्री यानी कि शेयर्स की बिक्री करते हैं ये लोग, और संचित कोषों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इज सरकारी अनुदान, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अनुदान, भारतीय स्टेट बैंक व व्यापारिक बैंकों से लिया गया ऋण। अब इनके कार्य, इनका मेन कार्य होता है ऋण देना। केंद्रीय जिला सहकारी बैंक प्राथमिक साख समितियों को ऋण प्रदान करती है। और नंबर 2 निरीक्षण, प्राथमिक साख समितियों का निरीक्षण व निर्देशित भी करती हैं, यानी कि समय समय पर इनका निरीक्षण करती हैं और समय समय पर इनको निर्देशित करती रहती हैं। लाभ का वितरण, यह लाभ का 25% संचित कोषों के अंदर रखती हैं
बाकी 75% या 75% यह अंशधारियों को नियमों के अनुसार बांट देते हैं। अब नंबर 3 पर आते हैं राज्य सहकारी बैंक। जिस प्रकार से प्रत्येक जिले में एक केंद्रीय जिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में भी एक राज्य सहकारी बैंक होता है। इनको शीर्ष बैंक भी कहा जाता है। शीर्ष बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंडर में राज्य के सभी प्रकार के जिला सहकारी बैंक इनके अंडर में आते हैं, इसलिए इनको, ये सब बैंकों के ऊपर होते हैं, इसलिए इनको शीर्ष बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इनका संगठन। संगठन के अंदर प्राथमिक सहकारी साख समितियां, केंद्रीय सहकारी बैंक व प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इन बैंकों का सदस्य बनाया जाता है और इनका जो मुख्यालय है वह राज्य की राजधानी में इनका मुख्यालय बनाया जाता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं और हमारी राजधानी लखनऊ है, तो इसका जो मुख्यालय है वह लखनऊ में बनाया जाता है। तो यह जो है शीर्ष बैंक होता है, राज्य सहकारी बैंक शीर्ष बैंक होता है और इसका प्रमुख कार्य जो है प्राथमिक साख समितियों की देखभाल करना, केंद्रीय जिला सहकारी बैंक एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपना सदस्य बनाना होता है। पूंजी, यह अपनी कार्यशील पूंजी अंशों का निर्गमन करके, जनता से धन स्वीकार करके तथा रिजर्व बैंक से सहायता प्राप्त करके ये अपनी पूंजी की मात्रा एकत्र करते हैं और इनका जो कार्य है वो राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय जिला सहकारी बैंक की तरह ही कार्य करता है। जो राज्य सहकारी बैंक है वह केंद्रीय जिला सहकारी बैंक की तरह ही कार्य करता है। जैसे जनता से धन स्वीकार करना, ऋण देना, बिट्टे की सुविधा देना व धन का स्थानांतरण यानी कि पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना। नंबर 4, भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंकों की शुरुआत सन 1920 में पंजाब के झेंग में हुई थी। भूमि विकास बैंक कृषकों को उनकी भूमि बंधक रखकर कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। यानी कि भूमि को गिरवी रखकर यह बैंक जो है ऋण देता है और इनकी जो पूंजी है वो शेयर पूंजी यानी कि अंशों से प्राप्त पूंजी, सदस्यों व गैर सदस्यों से जमाएं, डिबेंचर जारी करना व जमा स्वीकार करना, इसके साथ साथ सरकारी अनुदान के द्वारा भी प्राप्त की गई धनराशि। संगठन, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना तथा अपने सदस्यों को सीधी अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण प्रदान करना। सहकारी बैंकों के लाभ, यह कहावत थी कि किसान ऋण में ही पैदा होता है और ऋण में ही मर जाता है, इसलिए किसानों की आर्थिक सहायता के लिए सहकारी समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने बहुत कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण दिया, उनके जीवन को सुखमय बनाया। भारत में सहकारी बैंकों का महत्व नंबर 1 इस ब्याज की दर सस्ती। ये बैंक सस्ती ब्याज दर पर किसानों को ऋण प्रदान करते हैं। साहूकारों की अपेक्षा तो इनकी दर बहुत ही कम होती है। यह बहुत कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण प्रदान करते हैं। धन जमा करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, सहकारी बैंकों ने छोटी आय वाले व्यक्तियों को बचत के लिए प्रोत्साहन किया, क्योंकि छोटी छोटी बचत ही एक बड़ी पूंजी का निर्माण करती है। इसलिए इन बैंकों ने छोटी छोटी बचत के लिए प्रोत्साहित किया व लोगों को अन्य प्रकार के फिजूल खर्चों से भी बचाया। नेक्स्ट है इसका साहूकार व महाजनों का अधिकार समाप्त। साहूकार व महाजन जनता को अधिक ब्याज दर पर ऋण देते थे तथा उनसे बेगार लेते थे, परंतु सहकारी समितियों ने साहूकारों व महाजनों के इस प्रभाव को कम कर दिया। कम कैसे हुआ कि कम ब्याज दर पर उनको पैसा दिया गया, जिससे कि उनका जीवन सुखमय हुआ। कृषि कार्यों में सहायक, सहकारी बैंक कृषि कार्यों के लिए ऋण देते हैं, जैसे
खाद, बीज व अन्य प्रकार की औषधियों के लिए। इसके साथ साथ वह आधुनिक ढंग से कृषि किस प्रकार से की जाए, इस कार्य को भी वो प्रोत्साहन करते हैं, इस कार्य के बारे में भी बताते हैं। तो यह कृषि कार्यों में भी सहायक हैं। नेक्स्ट इज जनहित का ध्यान। सहकारी बैंक अपने लाभ का 10% प्रतिवर्ष जनहित के कार्यों में लगाते हैं, जिससे कि वह स्कूल व अस्पतालों को बढ़ावा देते हैं। इन कार्यों को वह बहुत ही मन से करते हैं। सहकारी बैंकों के दोष। सहकारी बैंकों का गठन साहूकारों व महाजनों से छुटकारा पाने के लिए किया गया था, परंतु यह आशाजनक प्रगति नहीं कर पाए। उसके कुछ कारण थे। उसके अंदर सबसे पहले कुशल प्रबंध का अभाव। सहकारी संस्थाओं का प्रबंध संचालक मंडल व सरकारी अधिकारियों के हाथ में होता है। पेशेवर प्रबंध के अभाव के कारण इन संस्थाओं का कुशल प्रबंध नहीं हो पाता, यानी कि इनके जो प्रबंध करने वाले हैं वे कुशल नहीं होते, और जो कुशल पेशेवर होते हैं उनका अभाव रहता है। इन अभाव के चक्कर में ही इन संस्थाओं का कुशल प्रबंध नहीं हो पाता। नेक्स्ट है इसकी दोषपूर्ण ऋण नीति। इन बैंकों की प्रबंध नीति का कारण या इनका निर्धारण जो है वो राजनीतिज्ञों व सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें की वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। वह कार्यवाहियां बहुत अधिक होने के कारण ऋण मिलने में देरी होती है। यह भी एक इसका दोष है। वित्तीय साधनों की कमी। सहकारी बैंक गांव वालों के परस्पर सहयोग व सरकारी अनुदान पर निर्भर होते हैं। किसानों की आय कम होती है व सरकारी अनुदान मिलने में तरह तरह की कठिनाइयां होती हैं, जिसके कारण वित्तीय साधनों की कमी रहती है। नेक्स्ट इज अंकेक्षण की कठिनाइयां। सहकारी संस्थाओं के खातों का अंकेक्षण समय पर नहीं हो पाता, जिस कारण से इन बैंकों के जो दोष व अनियमितताएं हैं वह दबकर रह जाती हैं। सहकारी बैंक की सफलता के लिए सुझाव। सहकारी बैंकों की सफलता के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं। उसके अंदर नंबर 1 है उचित ब्याज दर। इन समितियों का ब्याज दर आधुनिक बैंकों की ब्याज दर के समतुल्य होनी चाहिए, यानी कि जो व्यापारिक बैंक हैं या जो अदर बैंक हैं उनके समान होनी चाहिए, ताकि सभी व्यक्ति ऋण की ब्याज दर नीति को वहन कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट, आर्थिक पूंजी। इन समितियों को अपनी पूंजी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि अधिक ऋण की सुविधा दी जा सके। समितियों को अपनी पूंजी को बढ़ावा देना चाहिए, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इनको अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक ऋण की सुविधा दे सके और देश के आर्थिक विकास में सहयोग कर सके। उचित हिसाब किताब। हिसाब किताब निपुण व्यक्ति के द्वारा बनाए जाने चाहिए, जो व्यक्ति इस काम का निपुण हो, इस कार्य को जानता हो, जिससे कोई भी त्रुटि ना हो तथा किए गए गबन का तुरंत निरीक्षण हो सके। नेक्स्ट इज निष्पक्ष नीति। इस समिति की ऋण संबंधी नीति निष्पक्ष होनी चाहिए, यानी कि सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। ऋण लेने वाले के उद्देश्य व जमानत आदि का पूर्ण रूप से निरीक्षण होना चाहिए कि जो जमानत दे रहा है वह उस जमानत के लायक है भी या नहीं, तथा ऋण न देने पर सभी के साथ कठोरता का व्यवहार होना चाहिए, यानी कि इनकी जो नीति है वह निष्पक्ष होनी चाहिए, सभी के लिए एक प्रकार की नीति होनी चाहिए। आज हमने सीखा सहकारिता से आशय, मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति, आपस में संगठित होकर कार्य करना, बैंकिंग व्यवसाय करना, बिना किसी लाभ के सिर्फ सदस्यों की सेवा करनी। तो ये सहकारिता से आशय था जो हमने आज सीखा है। नंबर 2, सहकारिता के सिद्धांत क्या क्या थे। एक व्यक्ति सबके लिए, सब व्यक्ति एक के लिए कार्य कर रहा है, बिना किसी लाभ के कार्य कर रहे हैं। यह जो
सहकारिता है गरीब व निर्बल व्यक्तियों के लिए यह है, ताकि वह गरीब व निर्बल व्यक्ति सबल व्यक्ति बन सकें। सहकारी बैंक का आशय व इसकी परिभाषा। सहकारी बैंक की विशेषताएं क्या थी? इसके अंदर कम ब्याज पर पैसा देना, महाजनों से छुटकारा पाना, सभी को एक समानता के अनुसार लेकर के चलना। नेक्स्ट, भारत में सहकारी बैंकों के प्रकार, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राथमिक सहकारी साख समितियां। नंबर 2, केंद्रीय व जिला सहकारी बैंक। नंबर 3, राज्य सहकारी बैंक। और नंबर 4, भूमि विकास बैंक। ये 4 प्रकार के बैंक भारत में सहकारी बैंकों के प्रकार जो मैंने आज आपको समझाए हैं। सहकारी बैंकों के लाभ। तो आज हमने सीखा कि सहकारी बैंकों के लाभ यानी कि कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ताकि महाजन व साहूकारों के हाथों से छुटकारा पाया जा सके, और इसके साथ साथ बचत को प्रोत्साहन देना। जब हम छोटी छोटी बचत करेंगे, अपने फिजूल खर्चों को बंद करेंगे, तो एक बड़ी पूंजी का निर्माण होगा। और इसके साथ साथ इसका लाभ किसानों को उत्पादक कार्य के लिए ऋण देना, किसानों को कृषि करने के ढंग को समझाना, उत्पादक कार्य के लिए ऋण देना, अल्पकालीन ऋण देना, मध्यकालीन ऋण देना, तो यह उसके लाभ हैं। सहकारी बैंकों के दोष। कुशल प्रबंध का न होना। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके जो प्रबंधक होते हैं या जो सरकारी अधिकारी और इनका जो संचालक मंडल होता है, वो पूर्ण रूप से इस कार्य को नहीं कर पाता, क्योंकि पेशेवर प्रबंधक न होने के कारण इनका जो प्रबंध है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता। नेक्स्ट, इसकी दोषपूर्ण ऋण नीति। दोषपूर्ण ऋण नीति क्यों होती है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ राजनीतिज्ञों व संचालक मंडलों के हाथ में होती है, तो ये अपने अपने आदमियों को जो है ऋण दे देते हैं और सही आदमी को ऋण प्राप्त नहीं होता। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया सहकारी बैंकों के लाभ व सहकारी बैंकों के दोष। सहकारी बैंकों की सफलता के लिए सुझाव। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सहकारी बैंकों की सफलता के लिए सबसे पहला इनका ब्याज दर व्यापारिक बैंकों की ब्याज दर के समतुल्य होना चाहिए, यानी कि उसके समान होना चाहिए। यदि व्यापारिक बैंक का ब्याज दर 6% है, तो इसका भी ब्याज दर 6% होना चाहिए, ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। नंबर 2 पॉइंट ये इसका है, उचित हिसाब किताब रखना चाहिए। जब हम उचित हिसाब किताब रखेंगे, गबन नहीं करेंगे, तो अपने आप ही ये सिस्टम इसका सारा का सारा जो है वो ठीक चलेगा। बच्चों, आज जो हमने सीखा है यह उसका गृह कार्य है, जो कि आपको घर से करके लाना है। उसके अंदर प्रश्न नंबर 1, सहकारिता का अर्थ बताइए, यानी कि सहकारिता का आशय, उसकी परिभाषा व उसका अर्थ बताइए। प्रश्न नंबर 2, सहकारी बैंकों की विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 3, भारत में सहकारी बैंक कितने प्रकार के हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि कितने प्रकार के सहकारी बैंक हैं। प्रश्न नंबर 4, सहकारी बैंकों के लाभ व उसके दोष बताइए। प्रश्न नंबर 5, राज्य सहकारी बैंक का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न नंबर 6, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी बैंकों की भूमिका की विवेचना कीजिए। धन्यवाद बच्चों। आशा करता हूं जो आज मैंने आपको अध्याय सहकारी बैंक पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, और उसका जो गृह कार्य मैंने आपको दिया है उसे आप अपने घर में रहकर करेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।